आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो का अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए, वरना आपको इस वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें समझ नहीं आएँगी। तब भी इसके साथ हम एक रिकैप से शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि पार्क को टावर के अंदर जाना होता है। टावर अब क्या है, वो कौन-सी जगह, ये सब आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया है। तो अब हमारे पार्क को उसके अंदर जाना होता है, पर उसके अंदर जाने का सिर्फ़ 2 ही रास्ता होता है। या तो एक टिकट नाम के आइटम से, या तो एक अजीब-सा होल खुलता है उसकी मदद से। और किस्मत से हमारे पार्क के जस्ट इस बात को बोलने के बाद एक होल खुलता भी है उसके सामने, पर वो उसके अंदर नहीं जा पाता, उसे वो खींच नहीं रहा होता है। तो पार्क खुद उसके सामने जाके जंप कर लेता है उस होल के अंदर। पर अब वो कहाँ आ जाता है उसे भी नहीं पता। अभी हम यहाँ से ही चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्क उन सारे इंटरव्यूज़ को याद कर रहा होता है जिसने जो भी ह्यूमन टावर के अंदर पहली बार गए थे, जो उन्हें बताया था कि अंदर का टावर के फ्लोर्स किस तरीके से। जहाँ पे हमें पता चलता है कि फर्स्ट फ्लोर में आइटम्स के लिए एक शॉप होता है जहाँ पे कोई भी वो आइटम्स खरीद सकता है। फिर एक ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पे सिखाया जाता है कि टावर के अंदर सर्वाइव कैसे किया जाए और मॉन्स्टर से कैसे लड़ा जाए। पार्क ने पूरा दिन जिस जगह पे वो आ गया है, वो जो गुफा थी, उसने पूरा दिन छान मारा पर उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। ना ही यहाँ पे कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है, ना ही यहाँ पे कोई स्टोर है जहाँ से आइटम खरीद सकते। पार्क ने मदद की कई बार गुहार भी लगाई, पर उसे कोई मदद करने के लिए नहीं आया। पार्क समझ चुका था कि वो फर्स्ट फ्लोर पे तो बिल्कुल नहीं है। तभी उसकी फ़ोन की घंटी अचानक से बजती है, जो उसका अलार्म क्लॉक था। पार्क को बहुत भूख लगी होती है, तभी वो देखता है कि उसने जो ग्रोसरी स्टोर से सामान लाए थे, वो सब भी उसके साथ ही आ गए हैं, जिसमें कुछ सब्जियां, एक एप्पल और एक पानी का बॉटल था। उसमें से उसने वो एक एप्पल वो खा लिया, पर तब भी पार्क की भूख खत्म नहीं हुई, इसलिए जो उसने स्वीट पोटैटोज लाए थे वो भी उसने खाए। उसके बाद पार्क आराम करने लगा और सोचने लगा कि वो इस केव के अंदर सरवाइव कैसे करेगा। खाना बहुत कम था और ज़्यादा देर वो जी नहीं पाता, इसीलिए वो सब बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक उसको एक आइडिया आता है। जो एप्पल उसके पास बचा हुआ था वो ज़मीन में गाड़ देता है, और जो ग्रीन अनियंस थे उसके पत्तों को निकाल के सिर्फ उसके डंठलों को ज़मीन पे गाड़ता है, और जो स्वीट टमाटोज और स्वीट पोटैटोज थे उनको भी वो ज़मीन में गाड़ता है। पार्क ने यह सोचा है कि वो अपने खाने को खुद ही उगाएगा, जिसके कारण वो अपने खाना भी उसे आराम से मिल पाएगा। जब ये इन सब की बातों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज़ आती है उसे। वो आवाज़ मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की थी। पार्क बहुत डर चुका होता है। वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि ब्लू मून आ चुका है। तभी एक मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि पार्क फर्स्ट फ्लोर में नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स सेकंड फ्लोर से आना शुरू होते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से वो आवाज़ बंद हो चुकी है। पार्क आसमान में देखता है तो उसे एक ब्लैक ड्रैगन की छवि दिखती है। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है, और हम ये देख पाते हैं कि उसके प्लांट किए हुए ग्रीन ऑनियंस के साथ कुछ तो हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अचानक से पार्क के फ़ोन का अलार्म क्लॉक बजता है, जिसके कारण पार्क उठता है। अपना फ़ोन चेक करने के बाद पार्क को पता चलता है कि वो 2 दिन से सोया है, बेहोश है। उस जब वो अचानक से उठने की कोशिश करता है, अचानक से उसका शरीर दर्द में आ जाता है और फिर वो वापस नीचे बैठ जाता है। इस बार जब वो बैठता है तो वो अपने पीठ के पीछे कुछ महसूस करता है। वो देखता है कि उसके प्लांट किए हुए ग्रीन अनियंस 2 दिन में ही एक पेड़ जितने बड़े हो गए हैं। पार्क बहुत शॉक हो जाता है, पर वो स्मार्ट था। उसने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं रिगार्डिंग, कि उसे ये समझ आ गया कि ये टावर का ही कोई तो इफेक्ट है। टावर में एटमॉस्फेयर बाकी धरती के एटमॉस्फेयर से काफ़ी अलग है। इसीलिए पार्क ये भी देखता है कि उसके बाकी सब्जियां भी अब उगना शुरू हो गए हैं, जो अब छोटे छोटे उग ही रहे हैं। तभी वो देखता है कि वो बड़े हुए ग्रीन ऑनियंस बाकी सब्जियों में सनलाइट पड़ने से रोक रही है। इसीलिए पार्क उन सबको काटने चला जाता है, और ग्रीन अनियंस को काटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ बड़े ही नहीं, काफ़ी मजबूत भी हुए हैं। पर जब वो उन ग्रीन अनियंस को काटने के बाद उसमें से एक का बाइट लेता है, तो वो रेगुलर ग्रीन अनियन से भी कई ज़्यादा तीखे हो चुके हैं। पार्क का मुंह पूरा जलने लग जाता है। उह, बेचारा। पार्क को हार मान के उसके बचे हुए सब्जियां जो उसके पास है, जो उसने अभी प्लांट नहीं किए थे, वही उसे खानी पड़ती है। फिर हम पार्क को ये बताते हुए देखते हैं कि
टावर के अंदर कभी सूरज ढलता नहीं है, यानी वहाँ पे कभी रात नहीं होती है। इसीलिए कभी कभार मून सन के सामने आ जाता है और हर एक फ्लोर में होता है, ऐसा नहीं कि एक ही फ्लोर में। जब मून सन के सामने आ जाता है, जिसके कारण सन उसके पीछे पूरा छुप जाता है, तब एक फिनोमेना होता है जिसे ब्लू मून फिनोमेना कहते हैं, जिस समय सारे मॉन्स्टर्स बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। इस फिनोमेना ये हमेशा कुछ ही दिनों में बीच में होता है। तभी हम देखते हैं कि हमें पाक बाहर की दुनिया के बारे में और भी इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे कि अभी का जो मेन गाइड है, फीनिक्स गाइड, उनने बस 37 फ्लोर तक ही टावर के पहुंचे हैं। और जहाँ पे हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर टावर के बारे में पता करनी है तो वो यूट्यूब ही है, जहाँ पे मैं पाक और बताता है कि जहाँ पे 2 से लेके 10th फ्लोर तक स्केलेटन सोल्जर्स ये मॉन्स्टर्स हैं, और 11 से लेके 20 और 21 से लेके 30 में गॉबलिन्स और ऑक्स मॉन्स्टर्स हैं। 31 उसके आगे के फ्लोर्स के बारे में टॉप सीक्रेट है, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं। तब भी ये रूमर्स है कि वहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेंजियो आराम ही कर रहा होता है अपना खाना खाकर। अचानक से उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं। सेंजियो अचानक से उठ के देखता है ऊपर की ओर कि उसे कोई तो क्रिएचर दिखता है। ध्यान से देखने पे वहां पे एक क्यूट सा रैबिट था, जो अचानक से जंप करता है उस केव के अंदर। सेंजियो उसे पकड़ने जाता है ताकि उसे चोट ना लग सके, पर वो रैबिट उसी के ऊपर पैर रख के नीचे उतरता है। हम देख पाते हैं कि वो रैबिट तुरंत ही ग्रीन अनियंस के पास जाके इशारा करता है कि उसे वो खाना है। सेंजियो समझ जाता है और उसे वो ग्रीन अनियंस खाने को दे देता है। तभी हम देखते हैं कि सेंजियो बहुत चिंता में होता है कि उसे जिस स्पीड में उसके ग्रीन अनियंस उग रहे हैं, तो उसे 2 बार दिन में उन्हें काटना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो रैबिट अचानक से खड़ा होता है और वो दूसरे रैबिट को बुलाता है, जिसने ब्लू कलर का एप्रिन पहना होता है। हमें पता चलता है कि वो एक फीमेल रैबिट है, जिसने अपनी तरफ से एक स्ट्रॉ हैट और एक वाटरिंग कैन जो निकाल के दूसरे रैबिट को देती है। सेंजियो को पता चलता है कि वो दोनों मैरिड हैं और एक कपल रैबिट हैं वो। इसी तरीके से सेंजियो की लाइफ इन दोनों रैबिट्स के साथ शुरू होती है। उसकी जर्नी इस टावर पे सरवाइव करने की, इस जर्नी के अंदर अब 2 रैबिट्स उसके साथ ज्वाइन होते हैं। यहाँ पे ही चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है और हम ये देख पाते हैं कि उन दोनों रैबिट्स को काम करते हुए, जहाँ पे फीमेल रैबिट उन सारे ग्रीन अनियंस को काट रही होती है और मेल रैबिट बाकी सब्जियों को पानी दे रहा होता है और उन ग्रीन अनियंस को उनकी सही जगह पे जाके रख रहा होता है। तभी हम सेंजियो को देखते हैं ये कहते हुए कि ये दोनों कितने अच्छे कपल हैं, पर ये सब हुआ कैसे। तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि वो दोनों रैबिट्स ये कहते हैं कि उन्हें भी सेंजियो के साथ इस केव के अंदर रहना है। तभी सेंजियो मानता तो नहीं है, तब वो अपना एक छोटा सा हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो कि है क्यूटनेस, जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। और सेंजियो मान तो जाता है, पर वो एक शर्त पे कि अगर इन दोनों उसे फार्मिंग करने के लिए और ग्रीन अनियंस को हार्वेस्ट करने के लिए मदद कर पाए तब। और दोनों अभी वही कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें संजीव ये बताता है कि जो मेल रैबिट के पास एक वाटरिंग कैन है, वो एक स्पेशल इक्विपमेंट यानी एक आइटम है जिसके अंदर इन्फिनाइट पानी है, मतलब वो चाहे उसे कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकता है। और फीमेल रैबिट के पास जो ब्लू कलर का एप्रिन है, वो भी एक आइटम है जिसके अंदर इन्फिनाइट स्पेस है, जिसके पॉकेट्स के अंदर, और उन सब के अंदर फार्मिंग करने के लिए टूल्स हैं। उन दोनों का काम खत्म हो चुका है और वो सेंजी को बुलाते हैं कि देखने के लिए क्या उन दोनों ने सही तरीके से काम किया है। फिर सेंजी एक बहुत सीरियस मूड बनाता है, कहता है कि हाँ, ये सब अच्छी तरह से कट गए हैं, पानी देन सही टाइम पे देने की वजह से अब धीरे धीरे सारे सब्जियां भी उगने शुरू हो गई है। और फिर वो उनकी तरफ से सीरियस सा मुंह बना के बोलता है, तुम दोनों पास हो गए। दोनों रैबिट्स बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों रैबिट्स भाग के केव के कोने की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वाइफ रैबिट एक तरफ इशारा करती है और हस्बैंड रैबिट वहाँ पे ही खुदाई करने लगता है। और हम देखते ही हैं कि जल्दी उनने अपने घर भी बना लिया। वाह, हस्बैंड रैबिट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर वो थक चुका है काफ़ी ज़्यादा। हमारा सिंजी भी बोलता है काफ़ी अच्छा घर बना है। जहाँ पे वाइफ रैबिट घर को सजा ही रही होती है और हमारा हस्बैंड रैबिट आराम करने ही जाता है कि फिर से वाइफ रैबिट किसी काम के लिए उसे घर पे बुला लेती है। हम उस काम के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही हमारा संजीव भी यही कहता है।
वो जाता है आराम करने को, पर अचानक से जैसे ही वो लेटता है तो उसको ऐसा कुछ गरम फ़ील होता है। उसकी पीठ जल जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे? यहाँ पे तो आग भी कहीं नहीं है। तब वो देखता है कि जो वो प्लास्टिक का बॉटल वहाँ पे रखा हुआ था जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और वो ट्रांसपेरेंट होने के कारण सन रेज़ उससे आके एक कॉन्सन्ट्रेट जगह पे आग पैदा कर रही है, जो कि सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं ग्रीन अनियंस की, जिसके कारण आग पैदा हो रही है। हमारा संजीव इस सीन में भी फ़नी मोमेंट सोचता है। कहता है कि मैं टावर के अंदर बंद हो गया हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी और देखिए किस्मत से मेरे पास कुछ सूखी पड़ी हुई पत्तियाँ थी ग्रीन अनियंस की और एक पानी का प्लास्टिक का बॉटल। तो जोक सपाट और फिर वो उसी के साथ मतलब वो जो प्लास्टिक का बॉटल था उसकी मदद से आग पैदा करने की कोशिश करता है, पर कुछ हो ही नहीं रहा होता है, सिर्फ धुआं हो रहा होता है पर आग बन ही नहीं रही होती है। वो बहुत फूंक मारते हुए कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि बाकी दो रैबिट्स का भी उनका काम खत्म हो गया और वो बाहर आते हैं और संजू के पास जाते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि तुम दोनों फूंक मारो, मैं रोशनी देता हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो दोनों इसकी बातें कैसे समझ पा रहे हैं। तब भी वो तीनों एक साथ काम करते हैं और जिसके कारण आग बन जाती है। तब तुरंत ही जैसे ही आग बनती है सेंजू ग्रीन एनियंस पकड़ता है और उसे मस्त भुट्टे की तरह उसके ऊपर सेकता है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से ऊपर से पक जाता है और जब उसको निकाल के वो खाता है वो इतना मीठा हो जाता है ना, जैसे नॉर्मली ग्रीन एनियंस होते हैं वो मीठे हो जाते हैं पकाने पे, उससे भी कई ज़्यादा। सेंजू को काफ़ी अच्छा लगता है खा के और फिर उसका देखा देख रैबिट्स भी वैसा ही करते हैं और उन्हें भी काफ़ी पसंद आता है। काफ़ी टाइम बाद सेंजू को कुछ अच्छा खाने को मिला है। फाइनली वो कुछ गरम खाना खा पा रहा है। इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म होता है यहाँ पे ही। आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। मैं इस मानवा की एक्सप्लेनेशन आगे भी फ्यूचर में लेते आऊँगी ही, और अगर आपको किसी और भी अलग मानवा की एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी एनिमे की रिव्यू चाहिए या फिर कुछ भी, तो वो बस आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं वो ज़रूर बनाऊँगी उस पे वीडियो। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय, सायोनारा।